जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 7 पढ़ लिया था, अब उसके एनालिसिस पार्ट की बारी है। सेक्शन 7 एनालिसिस की। तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस पार्ट को सेक्शन 7 का। ओके, अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हमने सबसे पहले फर्स्ट क्लॉज पढ़ा था सेक्शन 7 का, वही 3 पैरामीटर आपको दिखेंगे। ठीक है, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, सप्लाई शुड बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जैसा हम लोग जानते हैं, गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, other than money and securities. ओके, और सर्विस ऑब्वियस जो गुड्स नहीं है। ओके, सप्लाई शुड बी मेड फॉर कंसिडरेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ चुका था। कंसिडरेशन बहुत जरूरी है सप्लाई होने के लिए। सप्लाई शुड बी मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो आपके जहन में आ रहा होगा कि क्या फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई नहीं होगा? तो हाँ, सब क्लॉज 1 के हिसाब से तो नहीं होगा। ओके, हाँ, शेड्यूल 1 में कुछ हैं सप्लाई जहां पर विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, और जहां तक बात रही फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की, तो यहां सिर्फ एक ही एग्जेम्पशन, मैंने एक ही एक्सेप्शन है, और वो क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस without consideration, for the consideration, without need, for the consideration in the whether or not in the course of furtherance of business। इसका मतलब कि वहाँ पर अगर कंसिडरेशन है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन है तो वो बिजनेस के लिए हो चाहे ना हो, टैक्सेबिलिटी जीएसटी एक्ट के अंदर उसका होगा। ओके, अब आगे चलते हैं। वही आपसे वही बताया हुआ जो हमने ऊपर पढ़ा था, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 3 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है। ये देखिए, ये चार्ट है। ठीक है, सप्लाई इंक्लूड्स एंड एक्सक्लूड्स। ओके, इंक्लूड्स में क्या है? वही सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्लास 7(1) ए, सॉरी सेक्शन 7(1) ए, activity or transaction between person or the individual and its member or constituent for cash, deferred payment or other value able consideration, section 7(1) AA clause, or imputation of service for consideration whether or not in the course or furtherance of business। ओके, एंड ये शेड्यूल 1 जहां विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई माना जाएगा। ओके, अब ये नॉन सप्लाई क्या है? ये शेड्यूल 3 में बताया गया है, और ये है एक्टिविटी टू बी ट्रेडेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब या तो कोई भी सप्लाई, जीएसटी एक्ट में क्लियरली मेंशन्ड, कोई भी सप्लाई या सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। ओके, अब आते हैं यहां पर। ओके, सप्लाई शुड बी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। ओके, the definition of supply begins with the term supply includes, thus making it clear the GST Act intend to give a extensive meaning to the term supply. Okay, supply includes all form of supply of goods or service or both, supply of anything other than goods or service like money security does not attract GST। क्लियर है?
तो यहाँ से आपको बेसिक जो है एनीथिंग सप्लाइड अदर देन गुड्स और सर्विस इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ सप्लाई। गुड्स का मतलब बताया गया है फिर से, ऐसे तो ऊपर डिफिनेशन में भी था बट यहाँ फिर से डायग्राम में बताया गया है, और सर्विस का भी। ठीक है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एनीथिंग अदर देन गुड्स सर्विस। अब ये जो मनी और सिक्योरिटी है ना, ये गुड्स के डिफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया था, और साथ ही साथ सर्विस के डिफिनेशन से भी एक्सक्लूड किया गया है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सा बात है, जब ये बोला एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो लोगों को लगा कि गुड्स के डिफिनेशन में था गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब मनी और सिक्योरिटी भी गुड्स नहीं है, तो क्या वो सर्विस में आ जाता? इसलिए डिफिनेशन को, सर्विस के डिफिनेशन को एक्सटेंड करते हुए कहा गया सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स एंड मनी एंड सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी एज इट इज, अगर आपको लग रहा सिक्योरिटी क्या है, तो बॉन्ड, डिवेंचर्स, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ओके, ऑप्शंस, शेयर्स, अब गुड्स इंक्लूड actionable claim, okay, growing crops, grass and things attached to or forming part of land which are agreed to be saved before supply or under a contract of supply। okay, अब सर्विस में क्या कहा गया, माना कि मनी और सिक्योरिटी सर्विस के डिफिनेशन से बाहर है, लेकिन यूज ऑफ मनी, conversion of money by cash by another mode from one form of currency denomination to another for which a separate consideration is charged। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब समझिए, बाय द वे आपके पास 100 रुपए थे, ठीक है, और हमारे एग्जाम्पल को इजी रखने के लिए मान लीजिए $1 इक्वल्स टू ₹100। ओके, अब जब आप एक्सचेंज डिपार्टमेंट जाइएगा, मान लीजिए एक्सचेंज है, ओके, जब आप इसके पास जाइएगा, ये आपको, आप यहाँ गए, आपने कहा मुझे $1 चाहिए, तो वो आपसे 100 रुपये के बजाय $1 का 102 रुपये लेगा। ओके, अब इस 102 रुपये में ये जो 100 रुपीज़ है ना, इस पर कोई जीएसटी नहीं है, समझे? लेकिन ये जो 2 रुपया आपसे चार्ज किया गया, इस 2 रुपये पे जीएसटी लगेगा, क्योंकि ये सर्विस है। सर्विस क्या है? सर्विस बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी। ये जो 2 रुपये इसने चार्ज किया ना, ये सर्विस चार्ज में आता है, और ये इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। ओके, अब यहाँ पे आपको फॉर्म ऑफ सप्लाई बताया गया है, जो आप लोग ने ऊपर डिफिनेशन में भी पढ़ा था, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, डिस्पोजल, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, फॉर कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सेल क्या है? कुछ बताने की जरूरत नहीं, एज इट इज, पैसा दो सामान लो। ट्रांसफर, सामान ट्रांसफर करना। ओके, बार्टर, बार्टर का सिस्टम बहुत पहले होता था, मतलब कि राजा महाराजाओं के टाइम में बहुत पहले चलता था, जहाँ पे लोग ऑब्जेक्ट ए को दे करके ऑब्जेक्ट बी लेते थे, या ऑब्जेक्ट बी दे के ऑब्जेक्ट सी लेते थे। ओके, एक्सचेंज सेम एज इट इज बार्टर। ओके, लाइसेंस, लाइसेंस समझिए कि आपको एक तरह से कुछ प्रॉपर्टी है या कुछ भी है, मतलब समझिए जैसे प्रॉपर्टी समझ लीजिए, आपको इसको यूज करने का परमिट दिया गया है। ओके, कुछ टर्म के लिए।
सेम एज इट इज फॉर रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मोर और लेस सब इसी से कनेक्टेड है। ओके, नीचे आपको बताया गया सेल और ट्रांसफर का डिफरेंस। देखिए, शॉपकीपर सेल अ पेन फॉर ₹100 to buyer. After the sale, the pen belongs to the buyer and the shopkeeper does not have any right to pen. This is sale. Okay. Barter and exchange में बताया गया when a new car worth 5 lakh is purchased in exchange of an old car along with monetary consideration. तो यहाँ पे दो चीज इन्वॉल्व था, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी था, मॉनेटरी कंसिडरेशन भी था एंड नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन भी था। ओके, उसके बाद आपका नीचे दिया लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल। ओके, डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द टर्म लाइसेंस इज अ परमिशन ग्रांटेड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एंगेज इन अ बिजनेस और ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी अदरवाइज अनलॉफुल। मतलब कि अगर लाइसेंस नहीं है तो वो एक्टिविटी अनलॉफुल होता, जैसे कि गन लाइसेंस। अगर आपके पास गन लाइसेंस नहीं है तो गन कैरी करना अनलॉफुल माना जाता है। ओके, तो वही एक्ट कहना चाह रहा है कि डिक्शनरी मीनिंग जो है लाइसेंस का, उसका मतलब होता है अगर वो लाइसेंस ना हो तो वो एक्टिविटी अनलॉफुल होगा। ओके, रेंटल का डिक्शनरी मीनिंग दिया गया है इज एन अरेंजमेंट टू रेंट समथिंग और द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू पे टू रेंट समथिंग and that of a lease is to make legal agreement by which money is paid in order to use land, a building, a vehicle as it is। कोई जरूरत नहीं इसको बताने का आपको। Black Law Dictionary defined disposal as the sale, place, giving away, use, consumption or any other disposition of the thing। okay, disposal बेसिकली समझिए कि वैसा सामान जिसका यूज हो चुका है और अब आपके लिए उसका कोई जरूरत नहीं है तो आप उसे डिस्पोज ऑफ करते हैं, डिस्पोज ऑफ। ओके, under GST such license, lease and rental goods with or without transfer of right to use are covered under the supply of service। कहा गया जहां पर लाइसेंस, लीज और रेंटल का बात होता है, जहां पर गुड्स ट्रांसफर नहीं होता है या ट्रांसफर होता भी हो, विद और विदाउट दोनों कवर है। ओके, of right to use are covered under supply of service because there is no transfer of title। क्योंकि ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता इन केसेस में, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होता इन केसेस में, समझे? इस कारण से इसे सप्लाई ऑफ सर्विस कहा गया और ये शेड्यूल 2 में बताया गया है, जो आप नीचे पढ़िएगा। ओके, और फिर वही पैरामीटर as discussed earlier, one of the parameter to qualify as a supply of goods or service is that a supply is made for consideration. This parameter has been explicated in following paras। okay, consideration obvious सा बात है, पेमेंट, दैट्स इट। बट जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हमेशा मनी में हो। अभी हमने ऊपर देखा ना एक्सचेंज ऑफ कार, जो एग्जाम्पल था आपका एक्सचेंज ऑफ कार का, जहां मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी दोनों था। ठीक है, इट कैन बी इन मनी और इन काइंड, इट कवर्स एनीथिंग विच माइट बी पॉसिबली डन, गिवन और मेड इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स। Further, a consideration need not always flow from the recipient of supply। अब ये क्या चीज बोला, ये बोला देखिए जनरली क्या होता है, ये सप्लायर है, ये रिसिपिएंट है। ओके, अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है, सप्लायर ने सप्लाई किया गुड्स और सर्विस, जो भी आप मानिए गुड्स है या सर्विस हो, और रिसिपिएंट ने इसे पैसे दिए। ओके, बट कभी कभी क्या होता है, सप्लायर ने सप्लाई किया और रिसिपिएंट के बजाय मान लीजिए ये मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने पैसे दिए। ओके,
अब ये कब होता है? तो ये जनरली आपका बिल टू शिप मॉडल में होता है, या फिर उन केसेस में होता है जहां पर पैसा देने का रिक्वायरमेंट रिसिपिएंट पे होता है, बट कोई तीसरा इंसान उस पैसे को देता है। ओके, समझिए। अब थोड़ा सा ये समझिए। However, any subsidy given by central government or a state government is not considered as consideration। ये क्या बात हुआ? तो ये जो पॉइंट है ना, ये आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है वहां मिलेगा। वहां पर लिखा हुआ है where the two parties are unrelated। टू पार्टीज का मतलब कौन? सप्लायर और रिसिपिएंट अनरिलेटेड है, और प्राइस सोल कंसिडरेशन है। ओके, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा वो ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। ट्रांजैक्शन वैल्यू इन द सेंस मनी पेड और पेएबल, जो भी उस गुड्स और सर्विस के लिए पैसा देना या देना है वही कंसिडरेशन होगा। ओके, वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा। लेकिन अगर सब्सिडी दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, तो लिखा गया है कि उसे स्पेसिफिकली लिखा गया है कि उसे एक्सक्लूड करना है while computing the transaction value, or we can say value of supply। okay, उसके बाद आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन समझने के लिए, वो है डिपॉजिट। जो मैंने पहले भी समझाया था आपको, दो ऐसे चीज हैं जो कंसिडरेशन में इंक्लूड नहीं होते, और वो दोनों यहाँ फिर से लिखे हुए हैं। ओके, A deposit given in respect of supply of good or service or both shall not be considered as payment made for such supply unless the supplier applies such deposit as consideration for said supply। ओके, अब वही ये चार्ट है, इंपॉर्टेंट चार्ट है। अगर आपको रिवाइज करना हो कभी तो आप यहाँ से इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ओके, हाँ, अब कुछ केसेस हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। ये केसेस क्या है ना, यहाँ पर हम कंसिडरेशन है कि नहीं ये जानने का कोशिश करेंगे इन तीन सिनेरियो में। क्योंकि कंसिडरेशन एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी के लिए। तो पहला जो पूछा गया ना, डोनेशन रिसीव्ड बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डोनर विदाउट क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो क्या होता है? समथिंग फॉर समथिंग, मैंने किसी चीज के बदले कुछ, समथिंग फॉर समथिंग, ठीक है। अब इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये चैरिटेबल ट्रस्ट है, तो मान लीजिए कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। ओके, अब इस चैरिटेबल ट्रस्ट को मिस्टर ए जो है कुछ पैसे दे रहा है, ठीक है, डोनेशन। अब जब ये डोनेशन दे रहा है तो ये डोनेशन है, क्या ये कंसिडरेशन कहलाएगा? सवाल यही आता है। तो बात क्या है कि जब तक मिस्टर ए ये डोनेशन दे रहा है और इसके बदले इसे कुछ नहीं मिल रहा, मतलब बस जैसे कि आप भी दान दक्षिणा करते होंगे, मान लीजिए मिस्टर ए दान दक्षिणा करने में बहुत खुशी मिलती है उसे, और उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दान दक्षिणा किया। तो जब तक यहाँ पर चैरिटेबल ट्रस्ट, जीएसटी का फर्स्ट पैरामीटर क्या था? सप्लाई ऑफ गुड
जीएसटी का फर्स्ट पैरामीटर क्या था? सप्लाई ऑफ गुड और सप्लाई ऑफ सर्विस। तो मिस्टर ए ने डोनेशन दिया, मतलब मिस्टर ए का समथिंग डोनेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट का समथिंग सप्लाई ऑफ गुड या सर्विस कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ पर मिसिंग है। आया समझ में? जब ये मिसिंग है तो इस कंसिडरेशन को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, ओके, और जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। समझे? तो अब ऐसा समझिए कि अगर आप या मैं कोई भी किसी भी चैरिटेबल संस्थान को और कुछ भी दान देते हैं तो वहाँ पे जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर सप्लाई मिसिंग है। लेकिन अगर यही डोनेशन मिस्टर ए चैरिटेबल ट्रस्ट को देता है और चैरिटेबल ट्रस्ट उसके नाम का बोर्ड लगा देता है कि मिस्टर एज बिजनेस का नाम, मैंने मिस्टर ए दिस एंड दैट ही इज डूइंग फलाना ढिमकाना जो भी मतलब बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, और मिस्टर ए ने ये बोर्ड लगवाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना, सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिस्टर ए के बिजनेस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एडवर्टीजमेंट। जब सप्लाई ऑफ सर्विस इन्वॉल्व हो गया तो अब तीनों पैरामीटर सेटिस्फाई हो गए। कौन तीन पैरामीटर? सबसे पहला पैरामीटर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया। कंसिडरेशन के नाम पे डोनेशन हो गया, ओके। और इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये हुआ ना आपके बिजनेस का जब यहाँ प्रचार हो रहा है तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस तो हुआ। आया समझ में? वही चीज ये नीचे लिखा हुआ है कि समथिंग फ्रॉम समथिंग मिसिंग है डोनेशन के केस में, ठीक है। इसी कारण से यहाँ पर जीएसटी अप्लाई नहीं होता है। समझे? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन द नेम ऑफ द डोनर इज डिस्प्लेड इन रिसिपिएंट इंस्टीट्यूशन प्रेमिसेस in such a manner which can be said to be an expression of gratitude and public recognition of donor act of philanthropy, ठीक है, and is not aimed at giving। अब हाँ एक चीज देखिए छूट गया, अगर यहाँ पे बस बोर्ड लगा देता है तो माँ देखा होंगे कुर्सी बना रहता है, कभी देखे होंगे जाते होंगे तो कहीं देखे होंगे कुर्सी ऐसे बना रहता है, यहाँ पे लिखा रहता है इस कुर्सी के ऊपर कि मिस्टर ए के दान दक्षिणा के कारण ये कुर्सी बना है। इस केस में ना, इस केस में भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। आया समझ में? क्योंकि यहां पर भी ना ये देखिए बस एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड है, मतलब आपका आभार प्रकट किया जा रहा है सिर्फ। यहां समथिंग फॉर समथिंग नहीं है। इस नाम को लिख देने से कि मिस्टर ए ने पैसे दिए थे जिसके कारण इस कुर्सी का निर्माण हुआ, ये लिख देने से सिर्फ समथिंग फॉर समथिंग नहीं होगा, ओके। लेकिन अगर ये पैसे जो दिए गए थे पब्लिसिटी टू अ डोनर, पब्लिसिटी के लिए उसके, in such a manner that it would be advertising or promotion of his business, then it can be said that there is no supply of service for the payment in the form of donation। आ गया समझ में? नॉट एम्ड एट है, समझ में? मतलब अगर एडवर्टीजमेंट के पर्पज से नहीं दिया गया है, मतलब या फिर दिया भी गया है तो एडवर्टीजमेंट पर्पस तो खैर फिलंथ्रोपिक था, लेकिन जब पैसा दिया गया उसका इस्तेमाल अगर एडवर्टीजमेंट के रूप में उसके हो गया, मतलब उसके फायदे के रूप में, पब्लिसिटी के रूप में, ठीक है, तब तो सप्लाई होगा, अन्यथा सप्लाई नहीं होगा, ओके। वही लिखा गया है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी है, भूषण डोनेट किया ब्लैक बोर्ड योगिनास्था संस्थान को, और चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन योगिनास्था संस्थान प्रिंटेड अंडरनीथ द ब्लैक बोर्ड डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम मिस्टर भूषण। अब यहाँ पर जीएसटी नहीं है, नो सप्लाई, ओके। क्विड प्रोक्यो मिसिंग है। लेकिन यहाँ पे श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर, यहाँ पे भी नहीं है। द टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन टेम्पल कॉम्प्लेक्स फॉर सच डोनेशन एंड रोड डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी
इन मेमोरी ऑफ हर फादर ऑन द डोल फ्लोर ऑफ रूम, यहाँ पे भी सप्लाई नहीं है। समझ में आ गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, एग्जाम्स में कभी कभी पूछ देते हैं। ओके, लिखा हुआ ना, इट मे बी नोटिस दैट देयर इज नो रेफरेंस और मेंशन ऑफ एनी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ डोनर विच अदरवाइज वुड हैव गॉट एडवर्टाइज। ओके, तब ये 3 क्युमुलेटिव कंडीशन जो निकल के आए, पहला क्या, गिफ्ट डोनेशन जो होना चाहिए वो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। तीसरा, पेमेंट जो है उसका कैरेक्टर जो होना चाहिए गिफ्ट और डोनेशन का होना चाहिए। ठीक है, पर्पस फिलैंथ्रोपिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कमर्शियल गेन हो उससे। समझ गए? तो इन शॉर्ट आपके डोनेशन पे कोई जीएसटी नहीं है। तो अगली बार जब भी डोनेशन करने जाइए और कोई इंसान आपको मिल जाए कि भाई जीएसटी भी लगेगा, तो बोलिएगा यार डोनेशन पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है कोई डोनेशन पे जीएसटी नहीं है। ओके, अब ये क्या आया, आर्ट वर्क सेंट बाय आर्टिस्ट टू गैलरी। यहां पर क्या हुआ, इसे क्यों कहा गया नॉट अ सप्लाई एज नो कंसिडरेशन फ्लो फ्रॉम गैलरी टू आर्टिस्ट। होता क्या है ना, देखिए जैसे कि ये आर्ट गैलरी आप देख ही रहे हैं। अब मान लीजिए कि ये मिस्टर ए है, आर्टिस्ट है। अब मिस्टर ए जो आर्टिस्ट है, इस ये बहुत अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाता होगा, भेजा इसने आर्ट गैलरी के पास। अब ये जब इसने यहाँ भेजा ना, यहाँ कंसिडरेशन मिसिंग है। आर्ट गैलरी कोई पैसे नहीं दे रहा इसे, कंसिडरेशन मिसिंग है। क्या समझे? जब ये कंसिडरेशन मिसिंग है, इसका मतलब आपके सप्लाई का सेकंड लिंक, मतलब सेकंड पैरामीटर मिसिंग है, तो सप्लाई कैसे होगा? हाँ, यहाँ जो ये आदमी देख रहे हैं, देखने आई है, अगर इसने इस पेंटिंग को खरीद लिया, पेंटिंग को खरीद लिया, अब क्या होगा ना, अब डिपेंड करता है कि सप्लाई कैसा है। ठीक है, अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल है, सीधा पेमेंट इनको जाएगा। ठीक है, मिस्टर ए को। अब इस केस में क्या होगा ना, अब सप्लाई हुआ, इस पॉइंट पर सप्लाई हुआ, समझे? इस पॉइंट पर सप्लाई नहीं है, क्यों? कंसिडरेशन मिसिंग है समझ में? ठीक है, लिखा हुआ है, आर्टिस्ट गिव देयर वर्क ऑफ आर्ट टू गैलरी where it is exhibited for supply. However, no consideration flow from gallery to the artist when the artwork are sent to gallery for exhibition, and therefore the same is not a supply. It is only where select a particular artwork displayed at gallery that the actual supply take place. Applicable GST would be payable at the time of such supply. समझ में आ गया? मतलब वही 3 पैरामीटर सेटिस्फाई यहाँ पर हुए, यहाँ पर नहीं हो रहे थे 3 पैरामीटर सेटिस्फाई, कंसिडरेशन मिसिंग था। समझ गए? हाँ, हो सकता है ये कोई सर्विस चार्ज ले रहा हो, ये जो है एग्जीबिशन, वो सर्विस चार्ज ले रहा हो अपना, उसका पेंटिंग यहाँ लगाने का, हाँ तो वो अलग सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, वो दूसरा सप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे मिस्टर ए जो सर्विस के लिए पैसा देगा इसको कि इतना रुपया मैं देता हूँ, मान लीजिए 10,000 रुपया आपको लगेगा इस एग्जीबिशन में आपके पेंटिंग को टांगने के लिए। ठीक, डिफरेंट सप्लाई है, इसका बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है ना, जो पेंटिंग भेजा गया, क्या पेंटिंग भेजा गया तो क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? तो नहीं, जो पेंटिंग भेजा गया ना उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब वहाँ पेंटिंग टांगने के लिए और उसके लिए सर्विस चार्ज अगर कुछ ले रहा है गैलरी, वो डिफरेंट सर्विस है, डिफरेंट मैटर है। ओके।